जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के यूनिट 7 के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 7 का पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन और ट्रेडिशनल डिस्कोर्स के बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके थे। इवन डेफिनेशन ऑफ वर्ड को भी समझ चुके थे कि वर्ड का डेफिनेशन कहाँ लैग कर जाता है, जिसके कारण वुमेन के वर्क को हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्योंकि वर्क का डेफिनेशन बोलता है कि जब आप वर्क उसी को कंसिडर करते हैं जिस वर्क में आपको वेतन मिला जाए, मतलब इकोनॉमिकली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या आपको पैसा कमा रहे हो। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे होते हैं तो उस वर्क को हम वर्क की तरह कंसिडर नहीं करते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो वुमेन को पैसा भी नहीं देते, और पैसा नहीं देने के कारण फिर बोलते हैं कि अगर आप पैसा नहीं आप अर्न कर रहे हैं इस काम से, तो फिर आपका वर्क को क्यों वर्क कंसिडर किया जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैपिटलिस्ट के बारे में। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में बस चलता है कि मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट को इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। वो होते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट समझ गए थे ना, कैपिटलिस्ट वुमेन को ना एज अ चीप लेबर की तरह देखते हैं। चीप लेबर का कंसेप्ट समझिएगा। और एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, थोड़ा बैक में चलते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता है, हमारा पहले हम डिस्कस किए थे कि हमारा पहले क्या था, नोमैडिक लाइफ था। नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ हुआ जब लोग एग्रीकल्चर में आए। एग्रीकल्चर जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो फिर वो थोड़ा हैंडीक्राफ्ट वाला काम भी करने लगे। जब हैंडीक्राफ्ट का काम करने लगे तो घर पे लोग आपस में, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके साथ में कुछ बनाते थे, सामान बनाते थे। पर धीरे धीरे ना उतना प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होने लगा, तो फिर ना मशीन बनाया गया। और मशीन को क्या किया गया कि मशीन घर घर जाके तो मशीन बिठाया नहीं जाएगा, तो क्या किया उन लोग मशीन को एक बिल्डिंग में बिठा दिए, मतलब सेटल कर दिए। और बोले कि अब मशीन से ना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और अब आप जो घर पे बनाते थे सामान, अब यहाँ आइए, इस बिल्डिंग में आइए, और इस बिल्डिंग में मशीन के द्वारा प्रोडक्शन कीजिए। और उस बिल्डिंग को फिर हम लोग क्या नाम दिए, इंडस्ट्री। यहीं से स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये तो हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे जब हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा नेक्स्ट बुक आएगा सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। आपको अगर कुछ हो तो आप हम लोग कुछ बुक शेयर कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास, हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं शेयर कि हाँ ये बुक भी कंसिडर किया। अगर मेरे पास वो हो, अगर सुविधा होगा तो हम वो बुक को भी कंप्लीट करेंगे। टाइम लग जा रहा है, समझ रहे हैं हम, बहुत टाइम लग जा रहा है, पर हाँ ट्राई कर रहे हैं हम भी कि जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर दिया जाए। तो वहाँ से जब घर से मैन बाहर निकले ना, तो पहले तो उन लोग एक साथ काम करते थे घर पे, दोनों हस्बैंड वाइफ। पर अब वो क्या किया, हस्बैंड बाहर निकल के इंडस्ट्री में, मतलब एज अ फैक्ट्री में काम करने लगे, और घर पे उनकी वाइफ खाना बनाने का काम कर देती थी। तो उनको भी एक मतलब एज अ हेल्पिंग हैंड की तरह है। मतलब जैसे आपका दो हाथ नहीं बोल सकता कि ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट और ये हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दोनों हाथ का इंपॉर्टेंस है, एक के बिना एक अधूरा रह जाएगा। तो वैसे ही कि उनका भी सपोर्ट उनकी वाइफ कर रही थी, जिसके कारण वो बाहर जाके अर्न कर पा रहे थे। पर उन 90s के टाइम पे वॉर भी हो रहा था, तो मैन तो हमेशा रहते नहीं थे, कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो उनको वॉर में जाना पड़ता था। और जब वो वॉर में जाते थे ना, तो विमेन क्या होती थी, विमेन उनके जगह पे आ जाती थी, रिप्लेस हो जाती थी। क्योंकि पहले तो विमेन को भी आइडिया था ना, विमेन तो साथ में काम करती थी ना घर पे, तो विमेन आ जाती थी उनके काम को करने के लिए। और जब विमेन को लोग रखते थे ना, विमेन को बहुत कैपिटलिस्ट लोग ना, जो देखिए जो फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, पैसा इंडस्ट्री स्टेबल करने के लिए बहुत पैसा चाहिए ना, तो पैसा किनके पास होगा, पूंजीवादियों के पास, कैपिटलिस्ट लोगों के पास, जिनके पास बिजनेसमैन लोगों के पास। तो वो क्या करते थे, विमेन को एज ए रिजर्व आर्मी की तरह ले लेते। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का यही कंसेप्ट है कि उन लोग क्या करते थे, विमेन को बुला लिए किसके जगह पे, मैन की जगह पे। और तब तक बस ये कुछ ही दिन के लिए बुलाते थे, हमेशा के लिए उनको जॉब नहीं देते थे, कुछ ही दिन के लिए। जब तक मैन वॉर में है तब तक आप उनके जगह पे काम कीजिए, वो भी बहुत कम दाम में काम कीजिए। तो वो ना समझ चुके थे डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। जब उनका डिमांड होता था तो वो सप्लाई दे देते थे, किसका, विमेन लोगों का, कि ठीक है विमेन लोग को लगा दिया जाए। तो विमेन एक तरह से किस तरह से होने लगी, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह कंसिडर होने लगी। कैपिटलिस्ट लोग समझ गए थे कि किस तरह से विमेन को एज ए लेबर की तरह यूज़ करना है, तो वो उनका यूज़ अच्छा से किए हैं उस टाइम पे। उसके बाद हमारा आता है अनपेड एक्टिविटी। अनपेड एक्टिविटी सीन एज विमेन। और जो भी घर का काम, देखिए यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि आप सोच रहे हैं ना, हम इस जो बुक में अलग अलग पहलू में दिखाया जा रहा, अलग अलग एक्सपेक्ट, मतलब अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट में दिखाया है कि इनइक्वालिटी है। अगर आप सोचेंगे कि हम फैक्ट्री में या फिर बिजनेस में या फिर वर्क प्लेस में हम इक्वालिटी दे देते हैं, चलिए कि हाँ विमेन को काम दिया जाए, हम आप हस्बैंड को भी जॉब देंगे, वाइफ को भी जॉब देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे तो उनको इक्वालिटी दे दी है, पर यहीं तक क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सोच के देखिए, उनके ऊपर डबल बर्डन आ जाएगा। यहीं से
डबल बर्डन का कंसेप्ट है कि वो अगर घर का भी, और घर का काम को तो हम बोलते नहीं, घर का काम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये तो उन्हीं का काम है, मतलब ये तो उनके संबंधी, मतलब जैसे उनका ब्रश करना उन्हीं का काम है ना, ब्रश कोई हमारा कर थोड़ी देता, ब्रश तो हम खुद करते हैं। तो जैसे वो ब्रश करना हमारा काम है ना, वैसे घर का जो हाउस होल्ड वर्क है ना, वो विमेन का ही काम है, वो कोई और नहीं कर देगा। तो अगर आप उनको, और वो काम उनको आप बांट दिए हैं कि वो काम उन्हीं का है, उन्हीं को करना है, और प्लस आप ऑफिस में उनको बोल रहे हैं कि ठीक है आपको हम चलिए रोजगार दिए और आप यहाँ भी आके काम कर, जैसे आपके पति काम कर सकते हैं आप भी काम कर सकती हैं, पर उनको हाउस होल्ड वर्क में इक्वालिटी नहीं दी है कि हाँ आपका जो घर का काम है वहाँ पे आपके हस्बैंड को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हस्बैंड भी वो काम करेंगे तो उनके ऊपर डबल बर्डन नहीं आ जाएगा, वो घर का भी काम करेंगी और फिर वो बाहर का भी काम करेगी। तो घर का काम तो उनके सर पे था ही, एसोसिएट ही था, और जब वो बाहर का काम करना स्टार्ट करती हैं, बाहर का काम स्टार्ट करती हैं, तो ये उनके लिए एज अ डबल बर्डन की तरह आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। ट्रेडिशनल डिस्कोर्स तो समझ गए, परंपरागत किस तरह से वर्क आया है। अब आता है हमारा कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स, मतलब अब कैसे चल रहा है। अब तो फेमिनिस्ट लोग आ गए हैं। फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स में आता है कि जब फेमिनिस्ट लोग जब देखें ना कि इस तरह से वर्क का क्या कंट्रीब्यूशन है और इकोनॉमिक्स में वुमेन के वर्क को कितना वुमेन के वर्क को कितना देखा गया है, तो वो समझ पाती हैं, वो समझ पाते हैं। मतलब फेमिनिस्ट को हमेशा ये मत सोचिएगा कि वुमेन ही फेमिनिस्ट होती हैं। जो भी अगर आप वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं, आप वुमेन को इक्वालिटी दिलाना चाहते हैं, आपका ये अगर सोच है, फेमिनिज्म वाला सोच है, तो आप फेमिनिस्ट हैं। तो जब फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स में देखें कि उनका वुमेन के वर्क को अनपेड रखा गया है, प्लस इनविजिबल भी रखा गया है। आप पैसा तो नहीं देते हैं, प्लस उनको देखते भी नहीं, उनको कंसिडर भी नहीं करते कि हाँ वो काम करती है। पहले एक और वीडियो था ना हमारा मदरहुड वाले चैप्टर में कि आपकी वाइफ क्या करती है, स्टोरी लास्ट का स्टोरी है, आप देख लीजिएगा। स्टोरी में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से मैन से पूछते हैं कि हाँ आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ हम तो यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा वो आपकी वाइफ क्या करती है, मेरी वाइफ तो कुछ नहीं करती है। और उनका रूटीन बताते हैं अपनी वाइफ का, तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे देर बिजी है, उनका शेड्यूल पूरा बिजी है। फिर लास्ट में बोलते हैं नहीं वो तो कोई काम नहीं करती है। मतलब काम, अगर आप पैसा जिस काम से कमाते, पैसा अर्न कर पाते हैं वही काम है, और जिस काम से उनको पैसा नहीं मिलता वो काम नहीं है। प्रोडक्टिव, ये फेमिनिस्ट का नज़र पड़ा। और जब आप देखिए वही बात है ना कि जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा ना, जब तक आप दिखेगा नहीं ना कि हाँ यहाँ लूप होल्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, तब तक आप उस लूप होल को ठीक नहीं करेंगे। तो पहला दिखना तो चाहिए, और ये बुक आपको दिखा रहे हैं, हर जगह दिखाएगा कि कहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आपको अवेयर करा देगा। आप समझेंगे तभी तो सेंसिटाइज हो पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वर्क। पहले था ना जो कि प्रोडक्टिव वर्क किसको दे दिया गया, मैन को दे दिया गया, और रिप्रोडक्टिव वर्क किसको दे दिया गया, वुमेन को दे दिया गया। तो पहले समझते हैं कि प्रोडक्टिव वर्क और रिप्रोडक्टिव वर्क क्या होता है। प्रोडक्टिव वर्क ये है हमारा एस्टर बोस्टॉप के बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट को देखिएगा। तीसरा पॉइंट में बताता है कि प्रोडक्टिव वर्क और रिप्रोडक्टिव वर्क क्या होता है। प्रोडक्टिव वर्क वो होता है जब आप कोई सामान बनाते हैं, वो सामान हमारे मॉनेटरी वैल्यू, उसका पैसा, मतलब पैसा के मूल में मतलब बिके, लाइक उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। हाँ भे भगवान क्या बोले, मॉनेटरी वैल्यू हो, मतलब पैसा उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो कुछ, कि कितने दाम का है, मतलब पैसा में बिक्री हो सके। ऐसा सामान अगर बनाते हैं या ऐसा सर्विस देते हैं जिस सर्विस के कारण आपको पैसा दिया जा रहा है, तो ये काम आपका प्रोडक्टिव वर्क हुआ। और रिप्रोडक्टिव वर्क हम लोग सब जानते हैं, अगर आप अपने ही जैसे किसी को ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, आप बनाते हैं, तो आप रिप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। और रिप्रोडक्टिव वर्क हम लोग किस पे पूरा सजा दिए हैं कि रिप्रोडक्टिव वर्क किसके लिए है, बस वुमेन के लिए है, और प्रोडक्टिव वर्क किसके लिए है, मैन के लिए है। ये हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम अब आते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर पॉइंट में, देखिएगा प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वर्क का फर्स्ट पॉइंट एस्टर बोस्टॉप से। एस्टर बोस्टॉप एक साइंटिस्ट नहीं, अरे बाप रे, एस्टर बोस्टॉप एक इकोनॉमिस्ट है शायद, हाँ इकोनॉमिस्ट है। तो वो बताती हैं कि डैनिश की है, डच की डैनिश की है, भूल जा रहे हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, बुक में है, आपके बुक में देख लीजिएगा। तो उसमें वो देखती हैं कि विमेन का जो काम है ना, जो वैसे विमेन के काम को हम लोग बोलते हैं कि उनका प्रोडक्टिव वर्क में कोई वैल्यू नहीं है, प्रोडक्टिव वर्क में वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। उनका जो काम है रिप्रोडक्टिव वर्क है, मतलब उनका काम बस बच्चे को जन्म देना ही है, बस उतना ही उनका काम है। पर ऐसा नहीं है। सहारन अफ्रीकन जो है कंट्री है, वहाँ पे देखते हैं कि विमेन का ना एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा
रोल रहता है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। हम लोग सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इवन हमारे भारत में तो हमारा सोसाइटी मोस्टली एग्रेरियन सोसाइटी ही है। एग्रीकल्चर में बहुत लोग, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर वुमेन का होता है, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि वुमेन प्रोडक्टिव रोल नहीं प्ले करती है, या वुमेन का कोई रोल नहीं है प्रोडक्टिव काम में, बस रिप्रोडक्टिव काम में ही उनका रोल है। वुमेन यूजिंग हो टेक्नोलॉजी। हो टेक्नोलॉजी क्या होता है? हो एक ना टूल होता है, लाइक एक औजार होता है जिससे आप मिट्टी को खोद खोद के आप उसको ना थोड़ा बनाते हैं कि वो आराम से प्लांटिंग हो सके, मतलब आप कोई भी प्लांट वगैरह बो सके। तो जब वो प्लांट आप बो रहे होते हैं, तो वो जो हो टेक्नोलॉजी ना प्रोडक्शन के लिए ना बहुत ज़्यादा एनहेंस किया, मतलब उसको बहुत ग्रोथ किया। और ये वुमेन का ही टेक्नोलॉजी था कि वो हाथ से मैनुअली वो काम करती थी, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वुमेन का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है एग्रीकल्चर में। तो किस तरह से हम इस बात को स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है कि वुमेन बस रिप्रोडक्टिव रोल के लिए बनी है, प्रोडक्टिव रोल के लिए नहीं बनती है। तो ये हो टेक्नोलॉजी आप डाल सकते हैं आंसर में। प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वर्क के डेफिनेशन को हम समझ चुके थे। अब यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट बताते हैं कि इंडियन वुमेन डाटा के बाद, देखिए हम अगर ऐसे ही बोले कि नहीं वुमेन तो ज़्यादा काम करती है, मैन तो कम काम करते हैं, तो इस बात का कोई बोलेंगे हाँ सही है, कोई बोलेंगे नहीं, पर हम डाटा के साथ बता रहे हैं। डाटा के बाद तो आपको बिलीव होगा ना कि इंडियन वुमेन 10 गुना ज़्यादा काम करती है, जिस काम के लिए उनको पैसा भी नहीं मिलता, अनपेड वर्क है। 10 टाइम्स मोर काम वो करती है। इवन चाइना और बांग्लादेश में तो 3 से 4 चाइना और बांग्लादेश में 3 से 4 गुना ज़्यादा करती है, और भारत में 10 गुना ज़्यादा काम करती है मैन से। आप हो सकता है आपके आसपास सोसाइटी में आप वो चीज़ ना देख रहे हो, पर हमारा जो आपके आसपास सोसाइटी है, सोसाइटी वहीं तक तो सीमित नहीं है ना, और सोशियोलॉजी बस वहीं तक तो पढ़ नहीं रहा है, तो पूरे होलिस्टिक वे में पढ़ रहे हैं। तो हम जब बस ये जो भी डाटा डाला जाता है ना, ये डाटा कोई एक जन अपने आसपास की सोसाइटी को देख के नहीं डालता, सर्वे होता है। सर्वे और घर घर जाके सर्वे किया जाता है, पूछा जाता है, उसके बाद डाटा आता है, और डाटा वही बताता है जो मेजॉरिटी होता है, ज़्यादा जहाँ पे देखा जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा है कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स का ही कुछ पार्ट है। हाँ, ट्रेडिशनल डिस्कोर्स कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स का ही पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो 2015 में था, इससे बताते हैं कि वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है ना ग्लोबल वर्क में, वो 52% है। तो आप देख सकते हैं कि मैन का कितना है और वुमेन का कितना है। ग्लोबल वर्क में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करती है? वुमेन कंट्रीब्यूट करती हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग जनरली बोलते क्या हैं, अगर किसी बच्चे से आप पूछे तो बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पापा काम करते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी तो कुछ नहीं करती है, मम्मी बस घर में रहती हैं। मतलब उनके काम को भी काम आप खुद ही सोचिए ना कि आप क्या घर पे जो आप वुमेन कोई काम करती है, तो क्या आप उसको उस लेवल से देखते हैं, या जो वुमेन बाहर किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, या फिर पापा को देखते हैं कि हाँ पापा बाहर से अर्न कर रहे हैं तो पापा ज़्यादा कमाते हैं, अरे वो बाहर जाके कमा रहे हैं और मम्मी घर पे कर रही है, तो उनके काम का तो कोई ज़्यादा इज्जत है नहीं। वुमेन आर डिसएडवांटेज इन बोथ रिल्म्स ऑफ वर्क। देखिए वुमेन को तो एक तो आप वेतन भी कम देते हैं, अगर उनको काम दिया भी जा रहा है, वो बाहर जा रही हैं तो डबल बर्डन फेस कर रही हैं, अगर घर में रह रही हैं तो उनके काम को इज्जत भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये उनको दोनों रिल्म से ही वो गई। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर देखा जाए वुमेन का, तो मतलब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब आ रहा है कि मैन और वुमेन के रिस्पेक्ट में मैन ज़्यादा काम में आगे जा रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं, या वुमेन निकलती हैं? मैन निकलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैन शादी करने के बाद वो फ्रीडम रहता है उनको, क्योंकि वो जानते हैं ना कि बच्चा जन्म तो हो गया, ठीक है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है बच्चे को जन्म देने में, एक जन पे नहीं हुआ है, पर फिर भी उनका जिम्मेदारी किस पे ज़्यादा पड़ेगा? मम्मी पे ही पड़ेगा। आप वो उस एग्जाम्पल में भी हम लोग समझे थे कि अगर बच्चे पॉटी कर दिए या बच्चे का डायपर चेंज करना है तो किसके पास दौड़ना है? मम्मी के पास। पापा से कोई नहीं कहता, बच्चे को खिलाने किसी पापा के पास। तो वो उनका बर्थ राइट है, उन्हीं पे सर पे बंधा हुआ है, वही काम करेंगी। तो वो ना कभी कभी लगता है कि विमेन खुद ही नहीं, विमेन को कौन रोका है? आप जा सकते हैं, पर आप एक तरफ से बोलते हैं जाओ और एक तरफ से रोक के भी रखते हैं। आप उनको घर का काम भी दे रखे हैं और बोलते हैं हाँ हाँ तुम जाओ ना, बाहर काम कर सकती है, तुमको कौन रोका है? तुमको हम कभी रोके हैं क्या? तो आप घर का काम थोड़ा करिए ना, तब तो हम बाहर जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? पर नहीं, तो यहीं से स्टार्ट होता है कि डबल बर्डन वाला कंसेप्ट आता है कि वुमेन कभी कभी चाह के भी नहीं कर पाती हैं। और मदरहुड में भी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग वुमेन से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, माँ को एकदम ऊपर बैठा रखे हैं कि आप ऊपर हैं तो आप नहीं भी काम करेंगी, मतलब लाइक आप
माँ बन गई हैं तो आपको तो अपना डिज़ायर, अपना ड्रीम सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मतलब आप भगवान की तरह हैं, मतलब इतना ऊंचा बना दिए हैं, भूल गए हैं कि वो एक इंसान भी हैं। और इसी के कारण ना वुमेन, कभी कभी लगता है कि वुमेन तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती हैं, पर वुमेन बंधी हुई रहती हैं। और अगर कोई वुमेन चली भी जाती हैं कि अपने बच्चे को कोई बेबी सिटिंग का काम पे, बेबी सिटिंग पे दे देती हैं, कोई मतलब घर किड्जी वगैरह में बच्चे को रख देती हैं, और फिर भी वो काम अपना ड्रीम परस्यू करती हैं, तो फिर तो उनका इतना तिरस्कार होता है कि एक माँ होकर कैसे कर सकते थे, तुम कसाई हो क्या। बहुत बार सुनना पड़ता है, हमारा समाज ही सुनाता है उनको। फीमेल पार्टिसिपेशन, देखिए उनके फीमेल का पार्टिसिपेशन इतना कम इसलिए है ना क्योंकि उनके ऊपर हम लोग हाउस होल्ड वर्क को भी थोप रखे हैं। जो हम बोले थे ना, जो मैटरनिटी लीव मिलता है, पैटर्निटी लीव भी मिलना चाहिए। शायद अब आया है, शायद हाँ आ गया है, आ ही रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आएगा ही। कि जब बच्चा जन्म होता है तो माँ भी बनती है और पापा भी बनते हैं, तो उनका जिम्मेदारी दोनों पे बंटना चाहिए, एक ही जन पे नहीं बंटना चाहिए। और अगर दोनों को ही लीव मिला जाए ना, मतलब पेरेंट के तौर पे दोनों को अगर लीव दिया जाए ना, तो वो जेंडर इनइक्वालिटी ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए हमारा काम अगर पेड और अनपेड वर्क में बांटा जाए ना, तो हमारा पेड वर्क कितना होता है, 59% वर्क हमारा पेड वर्क होता है, जिस ऐसे काम के लिए जिसके लिए आपको वेतन मिलता है, वेज मिलता है। और अनपेड वर्क कितना है हमारा, 41%, जिस काम के लिए आपको पैसा नहीं मिलता है। जिसमें से मैन कितना शेयर करते हैं, मैन ट्वाइस नंबर ऑफ शेयर करते हैं। मैन मतलब पेड वर्क में मैन दुगना मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। मैन का जो रोल है, मतलब पेड वर्क में अगर मैन कितने हैं तो मैन डबल हैं, और वुमेन कितनी है, आधी है। लगभग कितना 20% मान लीजिए वुमेन है, 20% लगभग वुमेन है, तो मैन कितने हैं 40% की तरह, 38% मानिए, 38% और 21% का रेशियो है, मतलब अप्रॉक्स हाफ ही है, मतलब अप्रॉक्स डबल ही है, मैन डबल है वुमेन से। और जब अनपेड वर्क का आता है ना, तो वुमेन 3 गुनी हो जाती है, मतलब वुमेन जो अनपेड वर्क को 3 गुना ज़्यादा काम करती हैं। वुमेन का कितना है, वुमेन का 31% अगर रेशियो है, तो मैन का कितना है 10%। देखिए ये डाटा जरूर डालिएगा, हम बता रहे इस डाटा को बुक में बस नॉर्मल लाइन में दिया हुआ है, इसको हम अलग अलग करके इसलिए दिए हैं कि आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको समझ में आए अच्छे से। तो ये ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जैसे भी आप नोट कर लीजिए, पर ये डाटा आंसर में जरूर डालिएगा। अब जो भी बात स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, और जो अगर डाटा के साथ बोलते हैं ना, तो आपका आंसर ऑथेंटिक हो जाएगा। और एक और बात बीच में बोल रहे हैं, देख ले लीजिएगा सब, मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा ये सारे स्टूडेंट को, कि हम लोग जनरली ना ग्रेजुएशन की पढ़ाई को, बहुत बच्चे होते हैं ना ग्रेजुएशन की पढ़ाई को ना उतना तवज्जो नहीं देते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, पता नहीं सबका बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने आसपास जो देखें बिहार में ज़्यादा रहता यही है कि बस सरकारी नौकरी, बस लगता है कि सरकारी नौकरी में बस बैठने के लिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में पास वास हो जाए। बहुत लोग तो यूपी से सर्टिफिकेट बस बनवा लेते हैं, और कुछ लोग तो यूपी में, बिहार में जाते नहीं हैं, कॉलेज भी जाते नहीं हैं, बस अरे पास हो जाना है, बस कैसे भी करके पास हो जाना है, उसके बाद तो बस सरकारी नौकरी भागना है। पर जानते हैं हमारा जो स्कूल का पढ़ाई है ना, स्कूल की पढ़ाई से बहुत अलग होता है हमारा यूनिवर्सिटी का स्टडी। तो बहुत ही दिल से, बहुत ही मन लगाकर और बहुत ही वाइजली पढ़ना चाहिए। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप जहाँ है ना, मतलब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के, बस पास होने के लिए नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपका 3 साल आपके पर्सनैलिटी को चेंज करता है। वो बोलते हैं ना, यूपीएससी का तैयारी इंसान को करना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको आईएएस बनना है, आपको इसलिए भी ज़रूर करना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। और पढ़ाई ना आपका नज़रिया बदलता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत हिम्मत, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि आप जब किसी बड़े पोस्ट के लिए मान लीजिए जाते हैं ना, तो आप अगर बोलते हैं कि हम इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, तो जनरली इंटरव्यू पूछता है कि आप, तब आपकी फील्ड से, आपके सब्जेक्ट से ना कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, और एक्सपेक्ट करता है कि आप उस क्वेश्चन का अच्छा आंसर देंगे, आपसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करता है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को थोड़ा तवज्जो दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के। इसलिए बस नहीं पढ़िए कि बस मेरे को ग्रेजुएट हो जाना है, एज अ कि हाँ हम ग्रेजुएट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, वुमेन डोमिनेट इन द हाउस होल्ड और पेड वर्क। ये डाटा से तो हम समझ गए हैं कि वुमेन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं हाउस होल्ड वर्क में, और मैन ज़्यादा डोमिनेट कहाँ करते हैं, बाहर के वर्क में, मतलब पेड वर्क में। ये वो हम लोग बोलते हैं कि ये लिमिट करता है कि वो सारा चीज़ तो दिया गया है, ये उनका चॉइस है, ये अपॉर्चुनिटी वो ले भी सकती है, वो नहीं ले सकती है। पर वही बात है, उनको इक्वालिटी हर जगह देने का ज़रूरत है। आप वर्क प्लेस पे दे रहे हैं तो घर पे भी दीजिए, सोसाइटी में भी दीजिए, हर जगह दीजिए, तभी वो कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट उनका एम्पावरमेंट हो पाएगा। और वुमेन का फ्रीडम का मतलब आप लोग आंसर दे सकते हैं,
फिर नहीं दीजिएगा, हम तो बस बोलेंगे ही। कमेंट में बोल सकते हैं कि विमेन का एम्पावरमेंट का मतलब आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में शायद हम बताए हैं विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, सेक्सुअलिटी में बताए हैं शायद। फिर भी आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग टू, अगर विमेन को एम्पावर करना है तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। इवन इन पेड वर्क दे फेस डिसएडवांटेज। देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि नहीं, विमेन को तो हम काम दे रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं, अभी तो कोई फॉर्म नहीं निकलता, बहुत रेयर कोई फॉर्म निकला होगा जिसमें हम बोलेंगे नहीं इसमें तो बस मैन ही आ सकते हैं, इसमें तो विमेन नहीं आ सकती है। पर फिर भी विमेन जब किसी प्राइवेट जॉब में जाती है ना, प्राइवेट सेक्टर में, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज फेस करती हैं। विमेन होने के कारण उनको बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्रोफेशन में ना विमेन से सेक्सुअल एडवांटेज भी मांगा जाता है कि हाँ आपका पोस्ट को बढ़ा दिया जाएगा। सेक्सुअल वायलेंस फेस करती है, बहुत बार फेस करती है। कुछ केस स्टडी हम लोग चैप्टर कितना है, 7 है ना, हाँ, यूनिट 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडी के साथ, तो समझ आएगा कि किस तरह का प्रॉब्लम्स आ जाता है वर्क प्लेस में काम करने में बाहर से। और यही रीज़न है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियां बाहर जाके क्या करेगी, और जब लड़कियां बाहर जाके अर्न ही नहीं कर पाएगी इनसिक्योरिटी के कारण, जब अर्न ही नहीं कर पाएगी तो हम क्यों पढ़ाएं उनको। तो ये, और जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो वो लड़की कभी फ्रीडम नहीं हो पाएगा, उनके वो अपना डिग्निटी के साथ जी नहीं पाएंगी। तो एक ना साइकिल बन जाता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन, मतलब हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन ना दूसरे प्रॉब्लम से जुड़ गया है। तो हर जगह कि पढ़ाना भी ज़रूरी है, इक्वालिटी भी देना ज़रूरी है, एज वेल एज सिक्योरिटी भी देना ज़रूरी है। वो ना एक डिसएडवांटेज से डिसएडवांटेज बार बार बोले शो करिए, डिसएडवांटेज फेस करती है। डिसएडवांटेज किस फॉर्म में, ग्लास सीलिंग के हिसाब से। ग्लास सीलिंग क्या होता है, देखिए आपका सीलिंग फ़ैन है ना, पंखा जो आपके छत के ऊपर, मतलब घर के ऊपर जब देख रहे हैं जो पंखा चल रहा है, अगर आपके घर में पंखा है तो एसी होगा तो कोई बात नहीं, पंखा होगा तो आप देख रहे होंगे, तो पंखा चल रहा है ना, तो वहाँ पे ना अगर मान लीजिए वो ग्लास का होता, एकदम वाइट कांच का होता, आपको दिखता ही नहीं, आपको जैसे लग रहा होता है कि आराम से हम देख पा रहे हैं, मतलब ग्लास तो, सीलिंग तो है ही नहीं, पंखा भी नहीं होता, पंखा हटा दीजिए, बस एक ग्लास देख लीजिए ऊपर, ठीक है, आपको लग रहा है कि अब तो पूरा देख पड़िए, तो पूरा आपको सेकंड फ्लोर जो है, आप फर्स्ट फ्लोर में है, आपको सेकंड फ्लोर का छत दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि कुछ तो है ही नहीं यार, हम आराम से जा सकते हैं। पर आप खड़े होइएगा और आप या फिर टच करते हैं तो आपको लगे अरे यहाँ तो ग्लास है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, पर एक सेपरेशन है। लगता है कि विमेन को कौन रोका है, विमेन बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकती है, पर नहीं, वो दिखता नहीं है, पर है एक सीलिंग है जो उनको रोक रखा है, उनको कभी ऊपर जाने नहीं देता है। ज़्यादातर विमेन जो होती है ना, बस छोटे पोस्ट पे ही रह जाती हैं, वो ऊपर जा नहीं पाती हैं। ये हम डाटा शेयर करके आपको बताएंगे कि बड़े बड़े पोस्ट पे ना, बस मैनेजरियल पोस्ट पर बस मैन ही है ज़्यादा, विमेन है बहुत कम, और कुछ है भी तो बस, मतलब अगर सेबी के अनुसार कुछ लॉ आया था कि आपको लगाना पड़ेगा, आपको बड़े पोस्ट पे ना कुछ एटलीस्ट कितनी विमेन होनी चाहिए, तो वो विमेन को रखने के लिए लॉ के अनुसार उनको फाइन ना देना पड़े, तो वो विमेन को रखते भी हैं, तो बस अपने घर की किसी लेडी को रख देते हैं। तो देखिए डाटा है, देखेंगे हम। ग्लास सीलिंग में 22% सीनियर लीडरशिप पोजीशन ना, ये इसमें कितना है मैन का ना, एंड 32% विजन डू नॉट हैव फीमेल। हाँ, 22% जो है ना बस सीनियर लीडरशिप पोजीशन में बस विमेन है, बाकी 32% में ना फीमेल है ही नहीं। मैनेजरियल पोस्ट पे तो है ही नहीं, बड़े बड़े पोस्ट पे बहुत रेयर। पहले तो पता है मूवीज़ में भी हम लोग देखते थे, बहुत रेयर ही देखते थे ना किसी बड़े बड़े पोस्ट पे विमेन को। अब तो बहुत अब मूवी वेब सीरीज़ में देखते हैं कि विमेन को भी रखते हैं बड़े डीजी वगैरह के पोस्ट पे, आईपीएस के पोस्ट पे या आईएएस के पोस्ट पे, बड़े बड़े मतलब दिखाते हैं कि हाँ विमेन भी है। पहले हम लोग का दरोगा वगैरह सब में किस में रहता था, हमेशा दरोगा बाबू और बहुत सारा मूवी होता था, पुराना मूवी को याद नहीं, पर इसमें जनरली क्या दिखाता था, मैन को ही दिखाता था बड़े बड़े पोस्ट पे, विमेन को नहीं दिखाया जाता था, माना ही नहीं जाता था कि हाँ विमेन भी होती होंगी, बड़े पोस्ट पे विमेन भी जा सकती है। पर अब दिखाने लगा गया है, अब थोड़ा नज़रिया बदल रहा है। तो ये हम लोग को दिखता है, डाटा से पता चलता है कि जो बड़े बड़े पोजीशन पे ज़्यादा कौन भाग जमा रखे हैं, ओवर रिप्रेजेंटेड है मैन, विमेन नहीं है। मैनेजरियल पोस्ट पे भी मैन ही है, और विमेन को रखते भी हैं अगर ऑफिस वगैरह में, तो उनको बस छोटे मोटे पोस्ट पे या फिर स्किल वर्क में रख लेंगे, सर्विस वर्क में रख देंगे, बस नॉर्मल पोस्ट पे। विथ द जेंडर गैप विमेन, अगर ये जो जेंडर गैप है ना जिसके कारण विमेन ना मैन से 24% लेस अर्न करती है। लग रहा होगा कि कहाँ, नहीं तो बताएंगे, आगे देखिएगा वुमेन कितना, एक ही लगभग आसपास सेम ही काम को ना मैन को हम ज़्यादा पैसा देते हैं और वुमेन को कम पैसा देते हैं।
अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं विमेन को तो ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं कि अरे विमेन लड़कियां अपना फोटो लगा दी तो उनका तो फॉलोवर धड़ धड़ बढ़ जाता है, और लड़की नहीं लगाई, लड़के लगाए तो लड़के का तो नहीं बढ़ता है, तो विमेन को तो वहाँ पर एडवांटेज मिल रहा नहीं, वहीं वो एडवांटेज उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो एडवांटेज नहीं है, उसको एडवांटेज नहीं कहते हैं। अर्न नहीं कर पा रहे तो वो एडवांटेज नहीं है। 24%, हाँ, तो 24% वुमेन लेस अर्न करती है मैन के रिस्पेक्ट में। वुमेन हैव लेस टाइम टू इंडल्ज इन पेड वर्क। वही बात आ रहा है कि वुमेन के पास समय ही हम लोग कम दे रखे हैं, मतलब एक साइड से बोल रहे हैं, एक मतलब बोले एक हाथ उसका पकड़े हुए हैं, बोले जाना, कौन रुका है तेरे को, और एक हाथ पकड़े हुए हैं, अरे आप तो हाथ छोड़ोगे तभी तो जाएंगे। आप बोल रखे हैं कि हाँ इक्वालिटी तो है, आप जाइए ना बाहर काम करने के लिए, आपको कौन रोका है, और ऊपर से आप घर का काम भी उन पर थोप रखे हैं कि हाँ घर का काम तो तुम्हारा ही है, कौन करेगा, तुम नहीं करोगी तो ये तो तुम्हारा ही काम है, हम तो नहीं करेंगे आके, हम लोग थोड़ी काम करेंगे। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप घर पे हैं, आपकी मम्मी बाहर गई है, आप भाई बहन बैठे हुए घर पे, ठीक है, मम्मी बाहर गई है, मम्मी बोली हम आके खाना बना देंगे, और समहाउ मम्मी को लेट हो जाता है आने में, और देख रही है मम्मी कि भाई बहन दोनों मिलकर टीवी देख रहे हैं, मम्मी आगे किसको डांटेगी, सोच के देखिए, बहन को, मतलब बेटी को डांटेगी। तुमको पता था हम लेट हो जाएंगे, कम से कम आटा तो गूंद के रखती, कम से कम सब्जी तो काट के रखती, थोड़ा तो काम आगे बढ़ा के रखती, भाई को नहीं डांटेंगी, क्योंकि वो घर का जो हाउस होल्ड चोर्स है ना, वो किसका काम है, लड़की का काम है, वो एक्सपेक्ट उन्हीं से किया जा सकता है, मैन से नहीं किया जा सकता, मैन को नहीं, उनके मतलब बेटे को ज़्यादा नहीं डांटा जाता। आपके घर में अगर ये बहुत इक्वालिटी है तो डांट सकती है, पर जनरली हम जनरल बात करें नहीं डांटा जाएगा, बेटियों को ही डांटा जाएगा कि तुम क्यों नहीं काम आगे बढ़ा के रखी। ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जो घर का काम है ना, हम लोग किसको दे रखे, विमेन को, मतलब सर पे रख दिए, मतलब उन्हीं का काम है, और यही रीज़न है कि वो बाहर जाके उनके पास समय ही नहीं होता कि वो बाहर काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए। कभी कभी तो उनको मतलब पढ़ी लिखी होने के कारण भी वो अपना काम को छोड़ देती है, अपना जॉब परस्यू करना छोड़ देती है, बोलती है कि अब तो मेरा ड्रीम मेरा बच्चा ही पूरा करेगा, अपने आप को सोच के मन मार लेती है। और ऐसी ही माँ को तो बोलते हैं हम लोग कि महान है, अगर अपना ड्रीम आप छोड़ दिए हैं तभी तो महान है, और अगर आप ड्रीम करेंगे तब तो आप तो माँ बनने लायक नहीं है, बहुत सारा बात। इन लो डेवलपिंग कंट्रीज, ये स्लाइड रह जाएगा पक्का, ये तीन ही पार्ट में जाएगा, इतना लंबा हो जा रहा है ना, तो ये स्लाइड ही रह जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा वापस। लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैन जो होता है ना कि 30% ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने सोशल लाइफ में, और विमेन कम करती हैं, विमेन ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाती। लगता है कि विमेन, आपके आसपास हो सकता है कि आपके सोसाइटी में आप देख रहे होंगे कि विमेन तो आराम से सीरियल देख लेती है, मैन तो रात में आते हैं ऑफिस से, तो वो एक अलग केस हुआ, और ज़रूरी नहीं है कि वो बस जो दिख रहा है नॉर्मल हॉलीडेज़ वगैरह में वो टाइम कर लेते हैं। मतलब ये जो डाटा है ना, वो डाटा बहुत ही सर्वे करके, बहुत एनालाइज करके बताया है आपको कि 30%, वो ऐसे ही नहीं बताया है कि 30% ज़्यादा का टाइम मैन को मिलता है फ्री टाइम बिताने के लिए सोशल लाइफ पे, विमेन को कम मिलता है, विमेन को नहीं मिलता है। और ये जेंडर गैप तो 12% भी चला जाता है, मतलब किसी किसी कंट्री में 12% देखा जाता है, जिसमें मैन और विमेन दोनों ही इंडल्ज है, तो उसमें 12% थोड़ा कम हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। केयर वर्क को हम जनरली अनरिकॉग्नाइज रखते हैं, अनरिकॉग्नाइज मतलब ध्यान भी नहीं देते हैं। केयर वर्क जो है घर का काम, जैसे बच्चे को देखना, बूढ़े अगर किनकी लॉज है, किसी के बूढ़े घर पे दादा दादी हैं या फिर सास ससुर हैं, तो उनके काम को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो तो बोलते हैं कि उनका काम है, ठीक है, आप उसके लिए आप उनको पैसा मत दीजिए, चलिए मान लिया हम पैसा नहीं दे रहे हैं, कम से कम उनको उनको ठका रहा है, सॉरी, उनको कम से कम उसके लिए इज्जत तो दीजिए, या फिर उनको ध्यान मतलब बोलिए, तो कम से कम सराहिए तो कि हाँ आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देती हैं, रिकॉग्नाइज तो कीजिए कम से कम। वैल्यू ऑफ केयर वर्क, केयर अनपेड वर्क, अगर हम ना इस केयर अनपेड वर्क जो है, जो काम कर रही हैं, वो केयर का काम कर रही है, घर को देखना, घर के बूढ़े लोगों का ख्याल रखना, समय पे दवाई देना, उनको पैर में तेल लगा देना या फिर सर में तेल लगा देना, जब वो बीमार है तो उनका ख्याल रखना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे दवा देना, अगर ये सब काम को अगर हम उनको पैसा देने लगे ना, तो ये GDP में ना 20 से 60% का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, पर हम नहीं देते, कितना पैसा हम लोग बचा लेते हैं ना। और इंडिया में 39%। वुमेन हैव नो चॉइस, बट मतलब वुमेन के पास ना मिला जुला के ना उन पे इस तरह का साइड से प्रेशर डाल रखे हैं, और एक साइड से बोल रखे काम पे जाइए, कोई बात नहीं, हम तो रोक रखे रही है, तो इसके कारण ना कभी वो प्रायोरिटी किसको देती हैं, अनपेड वर्क को ही देती हैं, वो बाउंड रहती है, उनके पास कोई उपाय नहीं लगता, तो वो फिर अपना पढ़ाई वढ़ाई की डिग्री को रख देती है बंद करके अलमारी में, और अपने आप को साड़ी का पल्लू बांध देती है और घर के काम में लग जाती है। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन टू एनालाइज वुमेन्स वर्क, हाँ, ये जब, और देखिए जो हमारा
रिप्रोडक्शन का काम जो विमेन को बोलते हैं कि विमेन का ही है, प्रोडक्शन का काम मैन का ही हो, तो हम एग्रीकल्चर वाले कंसेप्ट से समझे थे। और एक हमारा कंसेप्ट आता है, मतलब एक केस स्टडी आता है कि मारिया मीस का, कि वो देखती हैं कि आंध्र प्रदेश में एक नारसापुर एक जगह है, वहाँ पे इंडियन विमेन ना लेस बनाती हैं। तो वो लेस बनाने वाली जो विमेन थी ना, उनको ना डोमेस्टिक वर्ल्ड से, जैसे ही वो डोमेस्टिक चोर से थोड़ी जब सेपरेट हुई ना, उनको हटा दिया गया। लाइक हो सकता है कि उनको उनका बेबी ना हुआ हो, या फिर उनको घर से निकाल दिया गया हो, या फिर वो अनमैरिड हो। तो वो जब अनमैरिड रहती है, मतलब हाउस होल्ड चोर्स का प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहता है ना, तो अपने आप को कहाँ इंडल्ज करती है, वो मतलब बाहर प्रोडक्शन के काम में लगती हैं। तो प्रोडक्शन का काम ये बताता है कि विमेन को हम प्रोडक्शन के काम में इसलिए इन्वॉल्व नहीं वो होती अपने विलिंग, अपने मन से, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है घर का काम का। और जैसे उसका घर का काम अगर उनका काम बता देना, तो वो ज़रूर वो बाहर निकलेगी काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और वो जीडीपी में ग्रोथ भी करेंगे। पर यहाँ पे जो लेस मेकिंग का काम है ना, लेस मेकिंग में ये तो कंसेप्ट बताया है, ये प्लस ये भी बताया है कि लेस मेकिंग के काम में ना प्रोडक्शन तो कर रही हैं, पर उनको ना एक नॉर्मल एग्रीकल्चर जो लेबर होते हैं ना, उनका ना उनसे भी एकदम कम पैसा दिया जाता है उनको। मतलब आप अगर वो जब काम पे आगे भी जाती है ना, तो उनको वेतन भी कम दिया जाता है। ये मान के कि ये तो उनका जस्ट लेज़र एक्टिविटी है, मतलब ये उनका एफर्ट थोड़ी है, तो बस यूँ फ्री टाइम में कर रही है। उस फ्री टाइम में करने के लिए उनको कितना रुपया देंगे मेरे को ठीक से याद नहीं, पर घर पे हम देखे थे, घर के किसी आसपास में कुछ लोग ना राखी, कुछ लेडीज़ लोग राखी बनाती हैं और फिर राखी में कुछ सितारा लगाती हैं, तो उसके लिए उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। मतलब कम पैसा इन द सेंस कि 100 का ना 100 पीस बनाने का 10-20 रुपया करके देते हैं, मतलब कुछ पैसा में देते हैं, बहुत कम देते हैं। ये मान के कि ये तो बस लेज़र एक्टिविटी है, मतलब खाली बैठने का काम है। बहुत बार एक बार पूछे भी थे कि आप लोग बोलती क्यों नहीं, कितना कम पैसा क्यों देती हैं? तो बोलती कि जो हम लोग को जो देती है ना, जो माल देती हैं, मतलब उनका जो मटेरियल देती हैं, वो फिर हम लोग नहीं, हम अगर बोलेंगे कि मेरे को एक ज़्यादा चाहिए, तो फिर मेरे को नहीं देगी, वो किसी और को दे देगी। मतलब एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है, वो उनका एक्सप्लॉयट कर रही है, वो उनका एक्सप्लॉयट कर रही है। फिर बगल में भी, घर के बगल में भी एक फैक्ट्री है जिसमें शर्ट बनता है, तो उसमें भी कुछ बहुत सारा शर्ट लेके जाती हैं कुछ लेडियाँ, मतलब लेडीज़ लेके जाती हैं वो घर में, मतलब शर्ट का बटन वटन काटना होता है, एक्स्ट्रा सूता होता है, उसको काटना होता है, बहुत कम पैसा उनको देते हैं, मतलब जितना देना चाहिए। हालांकि प्रोडक्शन काम कर रही है, पर उनको उतना नहीं देते हैं। पेड केयर वर्क क्या होता है? पेड केयर वर्क, हाँ, अगर केयर वर्क को अगर पेड वर्क में पेड करने लगे, ग्लोबली बताया जा रहा है कि 53 मिलियन पीपल है ना, जिसमें 15 से लेके जितना एज तक काम आप कर सकते हैं, उतना एज तक अगर देखा जाए, तो हमारा लोग ना डोमेस्टिक पेड वर्क में इंगेज है। मतलब 53 मिलियन ना पीपल एज एंगेज इन आउट ऑफ दिस, हाँ 53 मिलियन टोटल जितना लोग हैं ग्लोबली बताया जा रहा है, मतलब भारत से बाहर भी हर जगह 53 मिलियन लोग हैं जो पेड वर्क में, डोमेस्टिक पेड वर्क में इंगेज हैं, मतलब डोमेस्टिक वर्क करते हैं, जिनके कारण उनको पैसा मिलता है। उसमें से 83% जो है वो विमेन है, और वो भी मोस्टली ज़्यादा माइग्रेंट विमेन है। माइग्रेंट विमेन वो होती हैं जो अपने घर से बाहर निकली हुई है, बाहर इन द सेंस रहने के लिए बाहर, मतलब आप गाँव में रह रही होंगी, या फिर गाँव से बाहर निकल के आप शहर में जा रही हैं, गाँव में शहर में जाके आप पेड वर्क ढूंढ रही हैं, मतलब डोमेस्टिक वर्क हुआ, आपके घर में काम करना हुआ, मेड का काम करना हुआ, तो ये सब काम करती है। इसमें ज़्यादा कौन होती है? विमेन होती है। विमेन कितनी होती है? 83% होती है। 53 मिलियन लोगों में से आप 83% निकाल लीजिए, विमेन कितनी होगी? विमेन ज़्यादा है, और कितने बचे हुए जो हैं वो मैन है, तो मैन तो कम ही हुए ना। मतलब केयर वर्क जो होता है, मतलब घर का जो काम है, केयर करने का वर्क है, नर्सिंग वगैरह हुआ, या फिर किसी का देखभाल करना हुआ, कोई बीमार होते फिर भी कुछ लोगों को रख लेते हैं अपने घर पे। आप ये मूवी देखे होंगे, क्या है, उड़ी मूवी में जो वो है, नाम भी भूल जाते हैं, क्या नाम है, यामी गौतम भी वो नर्सिंग का काम करती है ना, तो वो भी एक लड़की रहती है। जनरली केयरिंग नर्चरिंग का काम हम लोग सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वुमेन ही अच्छा से करती होंगी, करेंगी। एक लाइन गया मेरा इस वीडियो का, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।